हेलो एवरीवन, मैं उदय कुमार आज फिर से अपने चैनल ज्ञान बिंदु क्लासेस के माध्यम से रमन्या के स्टूडेंट्स के लिए नया वीडियो लेकर के आया हूं, जो कि क्लास 9th के जैक बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें साइंस के कुछ सवाल बताने जा रहा हूं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या हमारा, विसरण की दर सबसे अधिक किसमें होती है? विसरण की दर सबसे अधिक किसमें होती है? तो ये बात कर रही है सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात हो रही है इसमें। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये हमारे पदार्थ, इन तीनों पदार्थों में से सबसे ज़्यादा विसरण की दर किसमें होती है? विसरण का मतलब होता है डिफ्यूजन, इंग्लिश में बोलते हैं। विसरण मतलब एक जगह से दूसरे जगह का हो जाए ना, फैल जाना, उसे क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ किस में सबसे ज़्यादा होता है? ठोस में होता है कि गैस में होता है या द्रव में होता है? तो हम जानते हैं सबसे ज़्यादा विसरण की दर गैस में होता है, क्योंकि आप जानते होंगे कि अगर एक कोई ठोस को किसी जगह पे रख दे तो वो फैलेगा नहीं एक जगह से दूसरी जगह। द्रव को रखोगे, जैसे पानी गिरा दिया फर्श पे, तो कुछ दूर तक फर्श पे बहेगा, फिर क्या हो जाएगा? ख़त्म। और जब गैस है, जैसे मोमबत्ती, ये क्या बोलते हैं, अगरबत्ती जला दी, उसमें से जो निकलता है, गैस निकलता है, ये और गंध निकलता है, वो पूरे कमरे में क्या हो जाता है? फैल जाता है। तो क्यों फैल जाता है? क्योंकि उसमें विसरण की दर क्या है? ज़्यादा है। फैलने की दर क्या है? ज़्यादा है, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स है उसमें मोबिलिटी बहुत ज़्यादा है। मोबिलिटी मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने का क्षमता उसमें बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। दूसरा सवाल हमारा बोल रहा है एलपीजी का पूरा रूप क्या है? बहुत अच्छा सवाल है, सब बहुत सिंपल सा सवाल है, बच्चों का लिए सवाल। बच्चे जानते हैं एलपीजी का फुल फॉर्म। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, इंग्लिश में होता है। अगर हिंदी में यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन में द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, लेस पेट्रोलियम गैस, लिथियम पेट्रोलियम गैस या द्रवीकृत पेट्रोलियम, तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। क्या हो जाएगा? द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का मतलब वैसा गैस जिसको क्या किया गया है? द्रव में चेंज किया गया है, उसको क्या बोलते हैं? द्रवीकृत पेट्रोलियम। द्रवीकृत का मतलब द्रव वो है नहीं, गैस है, पेट्रोलियम गैस है, जिसको क्या किया गया है? प्रेशर बढ़ा करके, उसको प्रेशर दे करके क्या कर दिया गया है? उसको द्रव्य बना दिया गया है। ठीक है, जो कि हमारे सिलेंडर में भरा होता है एलपीजी गैस, वो वास्तव में ये गैस ही होता है, लेकिन उसको किस रूप में बदल दिया जाता है? लिक्विड, द्रव में बदल दिया जाता है और उसे सिलेंडर में फिल कर दिया जाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। दूसरा सवाल पूछ रहा है कि बिलियन में विलय की मात्रा कितनी होती है? तो इसमें पूछ रहा है, ऑप्शन दिया है ज़्यादा, बराबर, कम। तो अक्सर बिलियन में विलय की मात्रा क्या होती है? कम होती है। एक बिलियन में दो पदार्थ पाए जाते हैं, एक विलेय और एक विलायक। विलेय उसको कहते हैं जो बिलियन में, विलेय में क्या होता है? विलायक में घुलता है। और विलायक उसे कहते हैं जो किसी पदार्थ को अपने अंदर घुलाता है, जैसे पानी है और चीनी है। ठीक है, इसमें पानी और चीनी को हम इसमें क्या करते हैं? पानी में घोलते हैं। चीनी क्या होता है? पानी में घुल जाता है। तो चीनी क्या हो गया? विलेय, और पानी ने क्या किया? चीनी को अपने अंदर घोल लिया, तो पानी क्या हो गया? विलायक हो गया। तो अक्सर बिलियन में विलेय की मात्रा क्या होती है? कम होती है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है? कौन सी तकनीकी से रंग वाले घटक, जैसे डाई हम लोग कहते हैं, को नीले काले रंग की स्याही से पृथक कर सकते हैं? सवाल बोल रहा है कि कौन सा ऐसा तकनीक है जिससे डाई को एक स्याही से अलग किया जा सकता है? तो इसमें हमारा बहुत सारे हमने मेथड पढ़े थे। किसी सॉल्यूशन को या मिक्सचर को अलग करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, ठीक ना। जैसे क्रोमेटोग्राफी होता है, अपकेंद्रीकरण होता है, छानवी विधि होता है, और फिल्ट्रेशन, जिसको छानवी विधि कहते हैं, डिस्टिलेशन होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है। ये सब हमारे बहुत सारे तरीके होते हैं मिक्सर्स को अलग करने के। ठीक है, इस छानवी विधि में क्या करते हैं हम लोग? छान करके पदार्थ को अलग कर लेते हैं। और ये अपकेंद्रीकरण में जिसको क्या करते हैं, जिससे हम लोग ये दूध में से मक्खन निकालते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अपकेंद्रीकरण। और ये हमारा क्रोमेटोग्राफी एक पेपर होता है जिसके द्वारा हम लोग पेपर पे स्याही और क्या है, डाई का जो मिक्सचर होता है उसको लगा देते हैं, उसमें
डाल दिया जाता है पानी में और वो क्या होता है धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है। इस प्रकार हम ये डाई को स्याही से क्या कर लेते हैं अलग। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए सही। दूसरा सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं 27 नंबर का। इसमें क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में हम लोग ट्रिक पहले से पढ़ते आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इसमें वो कहा जाता है ईट पर नाच। ई से क्या होता है ईट, ई से हो गया इलेक्ट्रॉन और टी से हो गया थॉमसन और पर पी से हो गया प्रोटॉन और आर से हो गया रदरफोर्ड और नाच से हो गया न्यूट्रॉन और च से हो गया चैडविक। तो इस फॉर्मूला के अनुसार हमारा इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया है, जे थॉमसन। अगला सवाल पे चलते हैं। कोबाल्ट के समस्थानिक का किसका उपचार में उपयोग किया जाता है। समस्थानिक का मतलब होता है आइसोटोप। कोबाल्ट का जो आइसोटोप होता है वो रेडियो एक्टिव होता है और इसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कैंसर के उपचार में। किस वैज्ञानिक ने कोशिका में केंद्रक का पता लगाया था। अगला सवाल क्या बोल रहा है, किस वैज्ञानिक ने केंद्रक में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया था। तो कौन सा ऐसा वैज्ञानिक है, इन ऑप्शन में देखेंगे कौन सा ऐसा वैज्ञानिक है जो कोशिका में केंद्रक का पता लगाया है। तो हम देखते हैं कौन है। इसका ऑप्शन देखते हैं, क्लास 8 में हमने इसका पढ़े हैं कि पहला ऑप्शन बोल रहा है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया था, वो भी मृत कोशिका का, है ना। अगला सवाल ये दूसरा ऑप्शन है हमारा रॉबर्ट ब्राउन। यही साइंटिस्ट है जिसने कोशिका में केंद्रक का पता लगाया था। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सही कौन सा, रॉबर्ट ब्राउन। ग वाला ऑप्शन क्या है, ल्यूवेनहुक, इसने जीवित कोशिका खोज किया था। और घ में कौन है, टी सवान, इसने सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। अगला सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल है शरीर में उपास्थि कहाँ कहाँ होते हैं। उपास्थि का मतलब क्या होता है, कार्टिलेज, बोन और कार्टिलेज। हमारे शरीर में बोन और कार्टिलेज पाए जाते हैं। बोन क्या होते हैं, हार्ड, और कार्टिलेज क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। बोन को बोलते हैं अस्थि और कार्टिलेज को क्या बोलते हैं, उपास्थि। उपास्थि क्या होते हैं, हमारे सॉफ्ट होते हैं, और बोन क्या होते हैं, अस्थि क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। तो ये चीज़ कहाँ कहाँ पाया जाता है, जैसे ही हमारा कान क्या होता है, कान में एक हड्डी जैसा कुछ पदार्थ है ना, जो हम इसे आसानी से मोड़ सकते हैं और ये सॉफ्ट है। ये क्या है, उपास्थि है। तो हमारे नाक में भी ये उपास्थि पाया जाता है। नाक का जो छोर है, टिप है, जो आगे वाला जो छोटी जैसा निकला हुआ वो क्या है, उसमें कार्टिलेज है। देखिए अगर नाक को हम लोग टेढ़ा मेढ़ा करेंगे तो मुड़ उड़ जाता है इधर उधर। क्यों, क्योंकि उसमें क्या पाया जा रहा है, उपास्थि है, ना कि वहाँ पे बोन है। बोन उसके पीछे है, ऊपर वाला को मोड़ के देखिए, वो मुड़ने वाला नहीं है। तो बोन से सटा हुआ एक कुछ संरचना जिसे हम क्या बोलते हैं, उपास्थि। तो हमारे नाक में भी उपास्थि पाया जाता है। दूसरा हमारा कान में भी हमारा उपास्थि पाया जाता है। तीसरा हमारा कंठ का मतलब होता है जिससे हमारा आवाज़ निकल रहा है, वो कंठ है। कंठ में भी कार्टिलेज पाए जाते हैं। अगला सवाल में चलते हैं हम लोग। इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी। अगला सवाल क्या बोल रहा है कि मकड़ी कौन सा जीव है। देखिए मकड़ी एक प्रकार का कीड़ा है, और कीड़ों को, जितने भी कीड़े मकोड़े हैं उनको साइंस किस ग्रुप में रखता है, ऑर्थ्रोपोड में। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही इसके लिए, ऑर्थ्रोपोड। अगला सवाल हमारा है उत्प्लावन बल वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के बराबर होता है। देखिए ये हमारा क्या है, बाल्टी से भरा, क्या पानी से भरा हुआ बाल्टी है। अगर इसमें हम कोई वस्तु डालते हैं तो ये क्या करेगा, कुछ न कुछ पानी को बाहर निकालेगा, ठीक है। और जैसे इस पे हम किस वस्तु को डालेंगे तो ये वाटर जो है, मान लीजिए पानी है इस बाल्टी में, ये पानी क्या करेगा, इस वस्तु पे एक बल लगाएगा, जिस बल को हम लोग उत्प्लावन बल कहते हैं। और इस बल के कारण ही वस्तु क्या होता है, पदार्थ, ये तरल पदार्थ पे क्या होता है, तैर पाता है, ठीक है। तो ये उत्प्लावन बल कितना होता है, ठीक ना, वस्तु के द्वारा तो कितना होता है। एक साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया था कि किसी वस्तु पे तरल पदार्थ के द्वारा लगाया गया जो बल है वो कितना होता है। तो इसके बारे में देखिए, उस साइंटिस्ट ने क्या कहा था कि जो वस्तु है उस पर तरल पदार्थ पे कितना बल लगता है, उसमें क्या बताया कि वस्तु के द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होगा। जैसे इस बाल्टी में पानी भरा हुआ है, इस पर हमने कुछ डाला, मान लो एक लकड़ी का बॉक्स डाला, तो ये क्या करेगा, कुछ ना कुछ पानी को बाहर निकालेगा।
ठीक है। और ये जितना पानी ये बाहर निकाला उतने पानी के भार के बराबर इस पानी के द्वारा क्या किया जाएगा, इस वस्तु पे बल लगाया जाएगा। इसके बारे में एक साइंटिस्ट ने बताया था जिसका नाम था आर्किमिडीज, और इसके नाम पे इस प्रिंसिपल को, इस सिद्धांत का नाम दे दिया गया आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इसमें 2 ऑप्शन दिए, न्यूटन और आइंस्टाइन, 2 ऑप्शन और हमारे अगले पेज में होगा। अगला पेज में देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ग दिया हुआ है। ग में हमारा ऑप्शन दिया हुआ है, ये आर्किमिडीज ने ही उत्प्लावन बल का जो सिद्धांत दिया था। अगला सवाल क्या है, स्पष्ट ध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम कितनी समय अंतराल होना चाहिए। देखिए मान लीजिए खाली कमरा है, एक हॉल जैसा, उसमें हम खड़ा होते हैं और कुछ बोलते हैं तो हमें एक ही आवाज़ 2 बार सुनाई देती है, और जो 2 बार ये आवाज़ सुनाई दे रही इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिध्वनि कहते हैं या इको कहते हैं। तो इसको सुनने के लिए पहले देखिए इसमें 2 तरह का ध्वनि होता है, एक बार हमको शुरू में सुनाई देता है जब बोलते हैं तब, और बाद में फिर वही ध्वनि वापस हमको सुनाई देती है। कैसे सुनाई देती है, तो देखिए जब हम बोलते हैं वैसे हमें एक ध्वनि सुनाई पड़ती है जिसे हम लोग मूल ध्वनि कहते हैं, और एक ध्वनि बाद में टकरा करके हमको बाद में सुनाई देती है, उसे हम लोग बोलते हैं परावर्तित ध्वनि। क्यों, क्योंकि वो दीवार से परावर्तित हो करके हमारे कान में वापस आ रही है। और ये मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि, जो मूल ध्वनि हमको बोलते ही सुनाई दिया और परावर्तित ध्वनि बाद में सुनाई देती है। परावर्तित ध्वनि कब सुनाई देगी, परावर्तित ध्वनि हमेशा परावर्तित होती है लेकिन कभी कभी सुनाई नहीं देती, अधिकतर समय नहीं सुनाई देता, हमको खाली जो कमरा होता है उसी में सुनाई देता है। तो इसके बीच में क्या होना चाहिए, एक समय अंतराल होना चाहिए, तभी ये ध्वनि आपको वापस सुनाई देगी। मूल ध्वनि जो एक बार सुनाई दी वो वापस आकर के दोबारा तभी सुनाई देगी जब इसमें समय अंतराल होना चाहिए। वो कितना होना चाहिए, 0.1 सेकेंड से कम या इतना होना चाहिए। 0.1 होना चाहिए या 0.1 सेकेंड से क्या होना चाहिए, कम। अगर इससे ज़्यादा होगा तो हमें ये प्रतिध्वनि सुनाई नहीं देगी। वही अगर हम कहीं बाहर चिल्लाते हैं तो हमें वो इको सुनाई नहीं देता। क्यों, क्योंकि जो मूल ध्वनि है और जो प्रवर्तित होकर जो ध्वनि हमारे कान में आ रही है उसके बीच समय अंतराल 0.1 सेकेंड से क्या है, ज़्यादा, इसलिए हमको सुनाई नहीं देती है। इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ग। अगला सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है, हेपेटाइटिस बैक्टीरिया जो पीलिया के कारक है शरीर में कहाँ पाया जाता है। हेपेटाइटिस एक बैक्टीरिया है जो पीलिया नाम का रोग को फैलाता है, ये हमारे यकृत में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन हमारा ग सही हो जाएगा, कहाँ पाया जाता है, यकृत में। अगला हमारा सवाल है, गोखरू, गाजर घास और मोथा, ये क्या है, घास है, क्या है, एक प्रकार के घास हैं, ये किसके उदाहरण हैं। तो ऑप्शन दिया है यहाँ पे, खरपतवार, जीवाणु, अनाज और कवक। ये देखिए हमने क्या बोला, गोखरू, गाजर घास और मोथा, ये सभी क्या है, एक प्रकार के प्लांट हैं जो फसल में बेवजह उग जाते हैं। ठीक है, तो इसमें से ना तो ये अनाज होगा क्योंकि ये फसल में नहीं, ये फसल के बिना बेवजह उगते हैं, ना ये कवक नहीं होगा क्योंकि प्लांट है, जीवाणु भी नहीं होगा, ये क्या है, प्लांट है। और इसमें क्या हो जाएगा, खरपतवार नाशी। ऑप्शन इसमें से कोई सही नहीं लग रहा है। अगर यहाँ पे खरपतवार सिर्फ होता, ठीक है ना, यहाँ पे नाशी नहीं होता, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाता। कौन सा, खरपतवार। क्योंकि ये जो गोखरू, गाजर घास और मोथा, ये सभी क्या है, एक प्रकार के खरपतवार हैं जो फसल में बिना वजह के उग जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल हमारा है, उर्वरक क्या प्रदान करता है। देखिए उर्वरक हम लोग जो खेत में डालते हैं, खाद कहते हैं जिसको, पौधों के विकास और वृद्धि के लिए हम लोग एक्स्ट्रा मटेरियल डालते हैं जिसे खाद और उर्वरक कहते हैं। तो इससे हमें उन पौधों को क्या क्या प्राप्त होता है, तो उन पौधों को उनसे नाइट्रोजन भी प्राप्त होता है, पोटेशियम भी प्राप्त होता है और फॉस्फोरस भी प्रदान प्राप्त होता है। जैसे एक वाइट कलर का खाद आता है जिसको यूरिया खाद कहते हैं, उसमें नाइट्रोजन होता है, और एक होता है DAP ब्लैक कलर का, है ना, जो किसान के बच्चे होंगे वो जानते होंगे। पोटेशियम उसमें होता है और फॉस्फोरस होता है। ठीक है, तो इनमें से सभी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग अगला सवाल पे। अगला सवाल क्या बोल रहा है, अगला सवाल बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी छड़ की तरह एक लंबी संरचना है जो जंतुओं के पृष्ठ भाग पे पाई जाती है। ठीक है, जंतु का जो पृष्ठ भाग मतलब जो चमड़ा है उसमें पाया जाता है ये छड़ के आकार का एक लंबी संरचना होती है जो जंतुओं के पृष्ठ मतलब चमड़े के अंदर पाया जाता है। तो ऐसा कौन सा संरचना है, तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ तंत्रिका, नोटोकॉड,
ए और बी दोनों या डेंड्राइट्स, तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा तंत्रिका। तंत्रिका न्यूरॉन्स है ना, या उसको बोलते हैं नर्व सेल्स, जो हमारे पृष्ठ पे पाए जाते हैं और ये हमारे शरीर में होने वाली सारी घटनाओं का मैसेज ब्रेन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए तंत्रिका। ठीक है, अगला सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है देखते हैं। अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है, तंत्रिका कोशिका का आकार कैसा होता है। तंत्रिका कोशिका का आकार कैसा होता है। ऑप्शन दिया हुआ है स्थिर, अस्थिर, ए बी दोनों या एक समान होता है। तो तंत्रिका कोशिका का आकार स्थिर होता है ना। जो तंत्रिका कोशिका है उसका आकार एक ही जैसा होता है, बदलता नहीं है। स्थिर का मतलब जिसका आकार एक ही जैसा रहे, बदले नहीं, और अस्थिर का मतलब ऐसा होता है जिसके आकार क्या होते रहता है, बदलता है। जैसे अमीबा है, वो उसका आकार हमेशा क्या होता है, बदलते रहता है, उसका आकार स्थिर नहीं होता है। परंतु तंत्रिका कोशिका का आकार क्या होता है, स्थिर होता है। जिसमें ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए। अब लास्ट सवाल पूछ रहा है कि मोल की संख्या ज्ञात करते हैं। मोल की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें से हमारा ऑप्शन होता है मोलर फॉर्मूला। हम लोग जानते हैं कि मोलर द्रव्यमान और दिया गया द्रव्यमान से हम लोग जो मोल की संख्या निकालते हैं। मोल की संख्या बराबर क्या होती है, बराबर मोलर द्रव्यमान और नीचे होता है दिया गया टोटल द्रव्यमान। ऊपर मोलर द्रव्यमान और नीचे टोटल द्रव्यमान होता है। इसको डिवाइड करने से हमको क्या निकल जाता है, मोल की संख्या निकल जाती है। ठीक है, इस तरह से हमारा सारा सवाल खत्म हो गया साइंस का, और हमारा वीडियो इस प्रकार से ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो। और अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए, क्वेश्चंस का अगर PDF चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। आप वहां पे जाकर के हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं और वहां पे PDF प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।